और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करें खबर की तरफ। बड़ी खबर, हरियाणा में बजट सत्र की तैयारियां हुई तेज। बतौर वित्त मंत्री सीएम नैब सिंह सैनी हरियाणा का बजट पेश करेंगे। हरियाणा के बजट से अलग अलग वर्गों को काफी उम्मीदें हैं। तो बता दें आपको कि हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो हरियाणा में बजट सत्र की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। बतौर वित्त मंत्री सीएम नैब सिंह सैनी हरियाणा का बजट पेश करेंगे और बजट से अलग अलग वर्गों को काफी उम्मीदें हैं। 20 फरवरी से शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। तो बजट सत्र है और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार बैठकें जो है वो की जा रही थी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी बजट को लेकर और बजट सत्र को लेकर प्री बजट मंथन जो है वो करते हुए नजर आए। तमाम वर्गों से सुझाव जो है वो लिए जा रहे हैं ताकि बजट में उन तमाम सुझावों को शामिल किया जा सके। तो हरियाणा के बजट से अलग अलग वर्गों को काफी उम्मीदें। 20 फरवरी से शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। तो हरियाणा में बजट सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। बतौर वित्त मंत्री सीएम नैब सिंह सैनी पेश करेंगे हरियाणा का बजट। तो बजट से अलग अलग वर्गों को काफी उम्मीदें हैं। तो देखने वाली बात होगी किस बार का जो बजट है वो किस तरह का रहने वाला है। तो जानकारी ले लेते हैं। कनीना से राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं और करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि बजट को लेकर हरियाणा की जनता इस बार सरकार से काफी उम्मीदें लगाई बैठी हैं। तमाम वर्गों का अगर जिक्र किया जाए, महिलाओं को भी उम्मीदें हैं कि जो घर गृहस्थी है, रसोई में काफी हद तक चीजें जो है वो सस्ती हो जाएं और युवाओं को भी सरकार से काफी ज्यादा आस है। तमाम वर्गों का अगर जिक्र किया जाए तो क्या कुछ आस जो है वो सरकार से आम जनता लगा रही है? जी बिल्कुल सादा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 20 फरवरी से बजट सेशन शुरू हो जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे। तो ऐसे में हर वर्ग जो है वो आस लगाए बैठा है कि एक अच्छा और एक संतुलित बजट जो है वो पेश होगा। तो हमने कल महिलाओं से बात की तो साफ तौर पर महिलाओं का यही कहना था कि महिलाओं को सुरक्षा के व्यापक प्रबंध जो है इस बजट के अंदर किए जाए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी एक अलग से पैकेज की घोषणा की जाए। उसके साथ साथ महिलाओं का यही कहना था कि रसोई का जो खर्चा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि घरेलू गैस के जो दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं और दाल जो है वो भी महंगी होती जा रही है। क्योंकि दाल जो है एक गरीब आदमी के लिए कहा जाता है कि एक छोटा परिवार जो है वो अपनी दाल रोटी खा के गुजारा करता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लगातार जो रसोई के खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में महिलाओं का साफ तौर पर यही कहना है कि जो सरकार बजट पेश करे तो उसमें ऐसा बजट पेश किया कि जो रसोई के खर्चे हैं वो कम हो सके। उसके साथ साथ हम किसान की बात करें तो किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि लगातार जो है फसल की लागत जो है वो बढ़ती जा रही है और ऐसे में उनके जो मुनाफा है वो कम होता जा रहा है। क्योंकि हमने पीछे देखा था, क्योंकि बाजरे का जो भाव था वो सरकार ने एमएसपी 2750 रुपए खरीद की थी, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी लागत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि सरकार ने भावांतर भरपाई के तहत 550 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को एक आर्थिक सहायता भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम की जो मार रही उससे फसल में जो पैदावार हुई वो बहुत ही कम हुई और उनकी जो लागत थी वो लगातार बढ़ती चली गई। तो ऐसे में किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाले इस बजट में किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार एक विशेष पैकेज की घोषणा करे, क्योंकि जो खाद और बीज के दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में किसानों को जो खाद और ये बीज जो है वो एक सब्सिडी के ऊपर मिले ताकि उनकी लागत जो है वो कम हो सके। और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एआई तकनीक का प्रयोग कृषि क्षेत्र में करने के लिए एक बजट का प्रावधान रखा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी उसको ध्यान में रखते हुए बजट पेश करेगी, क्योंकि एआई से किसानों की काफी मदद होगी और उसमें किसान जो है वो एक समय से फसल बोते हैं तो उसमें कई बार मौसम की बीमार हो जाती है। तो एआई तकनीक से उनको इस बात का मालूम हो जाएगा कि आने वाला जो मौसम है वो कैसा रहने वाला है। उनके बाद मौसम की जानकारी मिलेगी तो उसी हिसाब से वो फसल की बिजाई करेंगे ताकि उनको नुकसान ना हो सके। उसके साथ साथ फसलों में कीटनाशक आ जाते हैं, कई बार फसल बीमारी के प्रकोप में आ जाती है, तो एआई के माध्यम से उनको ये
पता चलेगा कि कौन सा रोग जो है उनकी फसल में आया हुआ है और कौन सी दवाई जो है वो उन्होंने यूज करनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान को आने वाली ये तकनीक से भी फायदा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। हमारे साथ किसान भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, बजट को लेकर क्या आशा है, क्या कहना चाहेंगे। हम बज, हम बजट से यही आशा करते हैं कि जो किसानों के लिए जो जितने विशेष पैकेज इशू करना चाहिए, ताकि किसानों की फसल बिक्री के लिए सही हो जाए, और उसी की जो किसान अपनी फसल को बिक्री करके उसी से अपना पूरे साल का खर्चा चलाता है, और बच्चों की एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, और स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना, ताकि सभी के लिए ये काम काम आ जाए। नहीं, शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे। शिक्षा के लिए ये कहें कि जो अपने गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें किसी में क्लास में 5 बच्चे हैं, किसी में 8 बच्चे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। ताकि सभी को एक अलाउ करना चाहिए कि जो मंत्री हैं या और भी अधिकारी हैं, उनके सभी के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाएं तो सभी का एक जैसा काम हो जाए और पैसे से बचाव हो जाए। जी, हमारे साथ स्कूल के छात्र भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्या कहना चाहे बजट को लेकर। बजट में बहुत से नई स्कीमें आनी चाहिए बच्चों को लेकर, कि जैसे कि मॉडल संस्कृत स्कूल बनने चाहिए बच्चों के लिए, और जो सरकारी स्कूल है उनमें ई लाइब्रेरी और डिजिटल बोर्ड्स लगने चाहिए। जो सरकारी स्कूल में जो स्टाफ है उसकी वो होनी चाहिए अरेंजमेंट अच्छी तरीके से, और जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चों के लिए मिड डे मील जो है वो ऐसा ही मतलब कि पुअर क्वालिटी का होता है, तो उसमें जैसे कि बीमारियां बढ़ सकती है बुरा खाना खाने से, तो उसमें अच्छा एक न्यूट्रिशन अमाउंट में खाना होना चाहिए। जी, बिल्कुल सरना जी ये बता रहे थे कि कृषि का क्षेत्र जो है उसमें लगातार लागत बढ़ने से मुनाफा कम होता जा रहा है। वही जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत भी खराब होती जा रही है। सरकार को उस ओर भी ध्यान देकर सरकारी स्कूलों की जो हालत है उसको सुधारा जाए, ताकि उनमें बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ सके। क्योंकि फिलहाल हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के लिए जब प्राइवेट स्कूलों में बच्चे को पढ़ाते हैं तो ऐसे में एक मोटी फीस भी प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स को अदा करनी पड़ती है, और जिससे कि उनका जो बजट है वो बड़ा प्रभावित हो जाता है। क्योंकि जो इनकम होती है वो अधिकतर इनकम का जो पैसा होता है वो स्कूलों के अंदर जाता है। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए हरियाणा की जनता इस बार सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई बैठी है। तमाम वर्गों का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, चाहे उनमें किसान हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, और चाहे महिलाएं हों, हर वर्ग को सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। करनाल की जनता फिलहाल किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो दे रही है बजट को लेकर। बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से राज्य का एक आगामी वित्तीय वर्ष का जो ढांचा इस बजट में पेश किया जाएगा उसको लेकर सभी वर्गों को उम्मीद है, चाहे महिलाएं हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं या फिर मजदूर हैं। एक बड़ा बदलाव जो इस बार के बजट में देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं, खासकर ग्रामीण अंचल का वो मजदूर तबका जो मनरेगा योजना से जुड़ा हुआ था। अब मनरेगा का न सिर्फ नाम बदला है बल्कि उसका स्वरूप भी साधना बदला गया है। जी राम जी इस योजना को नाम दिया गया है। पहले जहां 100 दिन का रोजगार मिलता था, इन दिनों की संख्या को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इसके साथ साथ जो बजट की एलोकेशन थी, इसमें पहले केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के लिए 90% बजट मिलता था और 10% जो वहन है वो राज्य सरकार को करना पड़ता था। लेकिन अब बदले हुए स्वरूप में केंद्र सरकार इसमें 60% हिस्सेदारी देगी, राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40% रहेगी। तो ऐसे में दिनों में इजाफा हुआ है कि मजदूरी की जो दिन है उनकी संख्या करीब 25% बढ़ी है और राज्य पर जो भार है वो 30% बढ़ा है। तो ऐसे में इस बजट में इसका भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा कि रोजगार की दृष्टि में खासकर जो मजदूर हैं, जो बेहद कम पढ़े लिखे हैं, वो जो इस योजना के माध्यम से अपने गांव में ही रोजगार चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा कदम हरियाणा सरकार जरूर उठाएगी। क्योंकि 25 दिनों की संख्या जहां बढ़ी है, इसके साथ साथ जो अतिरिक्त भार राज्य सरकार के बजट पर पड़ेगा वो भी किस तरह से मैनेज किया जाएगा वो देखने वाली बात रहेगी। इसका साथ साथ सीधा खेतीहर मजदूर पर भी इसका असर देखने को मिलेगा साधना, क्योंकि यदि इस योजना के तहत 125 दिन का रोजगार गांव के मजदूरों को मिलता है तो खेतीहर मजदूरी जो है वो महंगी होना स्वाभाविक है। क्योंकि लोग सरकारी योजना से जुड़कर काम करेंगे तो किसानों को बाहरी प्रदेशों से मजदूर लाने पड़ेंगे जो उनके लिए कुछ खर्चीला हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि सामंजस्य जरूर बनाना पड़ेगा कि जो किसान है
उसको मजदूरी महंगी ना पड़े। मजदूरी महंगी होगी तो उस पर अतिरिक्त उसका भार जो है किसान के ऊपर पड़ेगा। दूसरा विषय रहेगा शिक्षा को लेकर, क्योंकि लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा स्तर का उसमें सुधार किया जा रहा है। हम सुपर 100 की बात करें कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है, सभी तरह की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें कंपटीशन आयोजित किया जाता है, तो इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाए जाने की मांग है कि सुपर 100 की जो योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है इसका दायरा और ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब परिवारों के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सके और अच्छे संस्थान, चाहे हम MBBS की बात करें, चाहे IIT की बात करें या दूसरे व्यावसायिक कोर्स है जहां पर प्रतियोगिताओं के जरिए एडमिशन होते हैं, वहां उनकी हिस्सेदारी बढ़ सके। इस हालांकि प्रदेश सरकार का बेहद सकारात्मक कदम है साधना कि जिस तरह से सुपर 100 शुरू किया गया है, तो इसके दायरे को बढ़ाने की मांग भी जो है वो शिक्षक वर्ग की तरफ से कहीं या छात्र वर्ग की तरफ से कहीं वो की जा रही है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए भी बड़ी मांग है कि उनको स्वरोजगार की दृष्टि से या सुदृढ़ बनाने की दृष्टि में सरकार पहले भी कई योजनाएं लेकर आई है। अब इन योजनाओं को और ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है। बीते बजट में हमने देखा था कि किस तरह से एक कंसेप्ट लाया गया था ड्रोन दीदी, और उसका फायदा हरियाणा की उन महिलाओं को जरूर मिला है जिनकी कृषि कार्यों में रुचि रही है। उनको ड्रोन दिया गया है, नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है, कहीं ना कहीं वो मददगार बनी है कृषि क्षेत्र की। तो इसी योजना को आगे बढ़ाए जाने की मांग है। इसके साथ साथ पशुपालन से ग्रामीण अंचल की महिलाओं को जोड़ने के लिए जिस तरह से डेयरी फार्मिंग के लिए जो लोन प्रक्रिया रहती है उसको सरल और उसको अधिक बढ़ाए जाने की मांग भी जो है महिलाओं समूह की तरफ से की गई है। जी साधना। महेंद्र सिंह, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, आपने शिक्षा का भी जिक्र किया, युवाओं का जिक्र किया और महिलाओं का भी जिक्र किया है। मेरा आपसे ये सवाल है, चूंकि आप किसानों का भी जिक्र कर रहे थे, AI तकनीक का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो आपको क्या लगता है, क्या इससे रोजगार कम हो जाएगा? क्योंकि किसानों की तरफ से कई बार हमने देखा है कि जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो कम हो जाएंगे, यानी कि उनकी मजदूरी तो फिर खत्म ही हो जाएगी अगर AI तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। तो नहीं साधना, देखिए ये एक भ्रम की स्थिति है जो शायद लोगों को नहीं जानकारी है कि AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रोजगार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी के जरिए जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसको समझने के लिए, उसका आकलन करने के लिए पढ़े लिखे युवा जो हैं वो भी कृषि क्षेत्र से जुड़ेंगे, क्योंकि AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए जाहिर सी बात है उनको इस टेक्निक का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो BSc एग्रीकल्चर कर चुके युवा हैं या जिन्होंने AI टेक्नोलॉजी में किसी तरह का डिप्लोमा या डिग्री किया है, वो लोग कृषि क्षेत्र की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। AI टेक्नोलॉजी सिर्फ किसानों को अवेयर करेगी, उनको जानकारी देगी समय पूर्व कि उनको किस तरह की व्यवस्था अपनी फसल के लिए करनी है, चाहे वो सिंचाई के लिए हो कि उनको किस समय कितनी सिंचाई अपने फसल को देनी है, या रोग आने से पूर्व उनमें उनकी फसल में किस तरह का बदलाव हो रहा है उसका आकलन AI टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाएगा, या किसी तरह का दवाई या स्प्रे उनको अपनी फसल के अंदर करना है उसकी कितनी मात्रा निर्धारित होगी। ये AI टेक्नोलॉजी उनको समय पूर्व उनको सूचना देगी और बाकायदा उनके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करके देगी कि आपको इस शेड्यूल के अनुसार ये फसल चक्र अपनाने से आपको ज्यादा फायदा होगा। लेकिन इसका रोजगार पर अच्छा ही असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जहां मजदूर को तो उसके अनुसार मजदूरी मिलेगी, साथ साथ जो टेक्निकल लोग होंगे वो कृषि क्षेत्र से शामिल होंगे। इसका सीधा फायदा किसानों को जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि किसान को समय पूर्व पता नहीं चलता कि उनकी फसल में कौन सी बीमारी आई है, और जब अधिक हिस्सा खेत का फसल की बीमारी में चपेट में आ जाता है उस समय किसान भागता है कि उसको क्या विकल्प अपनाना चाहिए। लेकिन AI टेक्नोलॉजी की साधना खासियत यह है, यदि महज 5 से 10 पौधों के अंदर भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो AI टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी उसको डिटेक्ट कर किसान को सूचित कर देगी कि आपको ये कदम अभी उठाने हैं ताकि आपका पूरा खेत जो है इस बीमारी से बच सके। तो बेहद फायदेमंद रहने वाली है। इस तरह के भ्रम नहीं फैलाने चाहिए कि इससे रोजगार पर असर पड़ेगा, रोजगार इससे और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। जी साधना।
ये भी लगातार बने हुए हैं। राजीव, देखिए, आप लगातार किसानों से भी बातचीत कर रहे थे, आपने जिस तरह से महिलाओं से भी बातचीत की है, लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो बजट को लेकर सामने आ रही है। पिछली बार जब बजट पेश किया गया तो काफी हद तक राहत पहुंचाने वाला था, लेकिन कुछ जो लोग थे उनकी शिकायतें यही थी कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब अगर देखा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जब धरातल पर उतरकर लोगों से सुझाव ले रहे हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, यहाँ तक कि कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटीज भी गए, ताकि लोगों के जो सुझाव हैं वो बजट में शामिल किए जाएं। इसका कितना असर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, महंगाई जरूर पिछले समय से बढ़ी है, लेकिन उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आ रही है लोगों के, तो उसके आधार के ऊपर सरकार भी अपने प्रयास कर रही है कि उसमें उस क्षेत्र में हर संभव प्रयास किए जाए। क्योंकि हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं उसमें भी शिक्षा का जो स्तर है वो काफी नीचे चला गया है, लेकिन सरकार ने सुधारने के भी काफी प्रयास करे हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम बात करें तो सरकारी स्कूलों में बच्चों की जो संख्या है वो बिल्कुल कम होती जा रही है। तो ऐसे में सरकार जो है कोई ऐसी योजनाएं लेके आए ताकि उन सरकारी स्कूलों की जो दशा है वो दोबारा से सुधर सके और उसमें बच्चों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ सके। हमारे साथ छात्र भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या आशा और अपेक्षाएं हैं सरकार को लेके, क्या कहना चाहेंगे बजट को लेके। गवर्नमेंट को पीएम श्री स्कूल्स खोलने चाहिए और मॉडल संस्कृत स्कूल खोलने चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। और जो मॉडल संस्कृत स्कूल है वो 10 किलोमीटर के दायरे में खोलने चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो गांव के बच्चे हैं वो उचित शिक्षा ले सके वहां से। और जो बच्चों की पढ़ने की सामग्री है उसे भी सस्ता करना चाहिए ताकि सभी उसे अफोर्ड कर सके। और छात्रवृत्ति जो है वो सभी को इक्वली मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरीज को ही, क्योंकि छात्रवृत्ति का हर एक बच्चा हकदार है। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे? खेलों के लिए सामान बच्चों को मिलना चाहिए, उसके लिए क्या कहेंगे? खेल जो है भारत में अधिक खेले जाते हैं, इसलिए बच्चों को जो है सामान देना चाहिए। गवर्नमेंट को एक उचित किट प्रोवाइड करवानी चाहिए स्कूल्स के अंदर, और बच्चों को एक प्रॉपर गेम पीरियड भी देना चाहिए। प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल्स के अंदर इस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को कि खेल एक बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं और उनके जो मेंटल एबिलिटी है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। बिल्कुल साधना जी, ये थे छात्र जो हमें साफ तौर पर बता रहे थे कि सरकार को छात्रों के लिए भी एक विशेष बजट में प्रावधान करना चाहिए ताकि जो छात्र हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको, चाहे वो खेल के सामान को लेके हो, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, तो ऐसे में सरकार जो है वो लगातार उन बच्चों के लिए भी एक विशेष पैकेज की घोषणा करे ताकि उन बच्चों को वो तमाम तरह की सुविधाएं मिल सके जो वो अनुमान लगाए बैठे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर वर्ग जो है इसी बात पे आस लगाए बैठा है कि सरकार जो है एक संतुलित बजट पेश करेगी जिसके अंदर हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है। क्योंकि लगातार पिछले दिन से हम लोगों की प्रक्रियाएं ले रहे हैं तो उसमें लोगों की यही प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि जो बजट जो पेश किया जाएगा सरकार उस बजट के अंदर हर वर्ग का ध्यान में रखते हुए एक संतुलित बजट पेश करेगी ताकि हर वर्ग का भला हो सके। जी साधना जी, बहुत शुक्रिया राजीव, जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।